Assalamu alaikum. This is Rumesa. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the remaining kinds of laws in part 2. So our first kind is conventional laws. So first of all मैं आपको word convention का mean बताऊंगी. The word convention mean is agreement यानी कि मुआहदा. और मुआहदा किन के दरमियान होता है? किसी दो पार्टीज के दरमियान होता है, किसी टू स्टेट्स के दरमियान होता है या ग्रुप ऑफ पीपल्स के दरमियान होता है. The definition of conventional law explain that conventional laws are those laws that maintain agreement between two parties, protect rights and resolve disputes. कन्वेंशनल लॉ वो लॉ है जो कि दो पार्टीज़ के एग्रीमेंट्स को मेंटेन रखता है, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करता है और उनके दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं, जो तनाज़ात होते हैं, उनको रिसॉल्व करता है. इसको हम एन अदर वर्ड्स में स्पेशल लॉज भी कह सकते हैं या लॉज ऑफ पार्टीज भी कह सकते हैं, जो कि वैलिड होते हैं और इन्फोर्स थ्रू करवाए जाते हैं एग्रीमेंट के थ्रू. तो सबसे ज़्यादा कन्वेंशनल लॉ की जो अच्छी एग्जांपल है वो हम कह सकते हैं इंटरनेशनल लॉज, क्रिकेट लॉज, गेम लॉज, रूल ऑफ क्लब्स एट्सेट्रा. देन फर्दर इसको जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है. द फर्स्ट वन इज़ rules enforced by the parties themselves but not recognized by the state. यानी कि जो पार्टीज होती हैं इसमें वो अपने रूल्स खुद ही बनाती हैं और खुद ही अपने आप पे इन्फोर्स करवा लेती हैं. उनको ना तो ज़रूरत होती है और ना ही वो स्टेट से रिकॉग्नाइज करती हैं इन रूल्स को या इन एग्रीमेंट्स को. फॉर एग्जांपल रूल्स ऑफ हॉकी, उसकी अनदर काइंड जो है उसमें रूल्स रिकॉग्नाइज भी करवाए जाते हैं और इन्फोर्स भी करवाए जाते हैं. किसके थ्रू? स्टेट के थ्रू. फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनको डॉक्यूमेंट फॉर्म में करते हैं. ठीक है. सो जो डॉक्यूमेंट होगा, स्टाम्प पेपर होगा, वो ऑफ कोर्स स्टेट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड होगा और उसके वायलेशन पे थ्रेट होगा पनिशमेंट का. अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल लॉ के कुछ पॉइंट्स जिनके बगैर कन्वेंशनल लॉ अनकम्प्लीट है. द फर्स्ट वन पॉइंट इज कन्वेंशनल लॉ में दो पार्टीज, दो ग्रुप या टू स्टेट्स या ग्रुप ऑफ पीपल्स का होना ज़रूरी है. क्योंकि एग्रीमेंट है ना, तो एक इंसान खुद ही तो एग्रीमेंट करेगा नहीं, एक इंसान दूसरे से एग्रीमेंट करेगा ना. तो दो पार्टीज होंगी, दो पर्सन होंगे, तो स्टेट्स होंगी, फिर ही एग्रीमेंट होगा और उसमें कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं होगी. एंड द सेकेंड वन इज़ देयर शुड बी सेट ऑफ एग्रीमेंट्स. एग्रीमेंट्स का कोई सेट होना चाहिए, उसकी कोई तरतीब होनी चाहिए. एंड इन केस ऑफ ब्रेकेज विक्टिम पार्टी कैन सीक हेल्प ऑफ फिजिकल फोर्स ऑफ स्टेट. यानी ब्रेकेज की सूरत में या फिर तोड़फोड़ की सूरत में जो विक्टिम पार्टी होगी यानी मुतासिरा जो पार्टी होगी उसको स्टेट की तरफ से हेल्प दी जाएगी. फिर स्टेट उसको फिज़िकल फोर्स की सूरत में उसको हेल्प करेगी, हेल्प आउट करेगी उसके केस को, उसके मैटर को सॉल्व करने के लिए. सो द नेक्स्ट वन इज़ कस्टमरी लॉ. सो कस्टमरी लॉज are those rules of customs that are habitually followed by majority of peoples subject to them in the belief of binding nature. यानी कि ऐसे रूल्स, ऐसे रस्म व रिवाज जो कि लॉन्ग टर्म से प्रैक्टिस जिनकी चल रही हो, हैबिचुअली प्रैक्टिस हो ना, मतलब उसमें एक तसलसल हो. ये नहीं कि प्रैक्टिस चल रही है ख़त्म हो गई है, चल रही है ख़त्म हो गई है. जिनमें थोड़ा ब्रेक आ जाएगा वो कस्टमरी लॉज में इन्वॉल्व नहीं होंगे. जिनमें ब्रेक नहीं आएगा, जो एक एंशियंट टाइम से या लॉन्ग टर्म से जो कि प्रैक्टिस होते आएंगे, उनको हम कहेंगे ये कस्टमरी लॉज हैं. फिर जिसको मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स फॉलो करती है, उसके ऊपर बिलीव रखती है, उनका बिलीव ऑफ बाइंडिंग नेचर है, वो कहलाते हैं कस्टमरी लॉज. इसका ये तो पता है कि ये एक लॉन्ग टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसका मुकर्रर वक़्त नहीं पता कि ये कब से चलते हुए आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एडी आल्टम पाल्टम मीन्स नो वन कंडेम्ड अनहियर्ड. ये एक ऐसा कस्टमरी लॉ है जो बड़े लॉन्ग टाइम से चलता हुआ आ रहा है, जिसके पीछे हैबिचुअली प्रैक्टिस है. ये वो प्रैक्टिस है जो काफ़ी अरसे से चलती हुई आ रही है. ये पहले कस्टम्स और फिर कस्टम से कानून का हिस्सा बन गई है. कस्टम्स इज नॉट लॉ बाय इटसेल्फ बट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ
Only those customs acquired the force of law which recognized by courts. यानी कि जो कस्टम्स हैं वो इटसेल्फ लॉज नहीं हैं, सिर्फ वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है लॉ का, जो कि आज रिकग्नाइज करवा दी गई हैं स्टेट के ज़रिए या फिर कोर्ट के ज़रिए। तो अब वो कस्टम्स हमारे कानून का हिस्सा हैं। अब मैं कस्टमरी लॉज के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, जैसे कि फर्स्ट वन है कस्टमरी लॉ नेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ये वॉलेंट्री एक्शन है, यानी कि वो इक़्तिदार है जिसमें सबकी मर्ज़ी शामिल होती है, सबकी रज़ा शामिल होती है। और ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं, इनको इतना रिस्पेक्ट किया जाता है कि हर एक कंट्री दूसरे कंट्री के कस्टमरी लॉज को रिस्पेक्ट करती है। और कस्टमरी लॉज के ब्रेकेज की सूरत में जो ऑफेंडर होता है, जिसने वायलेशन की होती है लॉज की, उसको पनिश किया जाता है किसके थ्रू? कस्टोडियन के ज़रिए। यानी कि अगर कंट्री में कस्टमरी लॉज हैं तो ऑब्वियसली उनके रूल्स भी हैं, और अगर कोई उनको वायलेशन करेगा उनके रूल्स की, तो उन रूल्स के जो कस्टोडियंस हैं वो उस ऑफेंडर को पनिश करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल लॉज। एंड द इंटरनेशनल लॉज डिफाइन दैट द लॉज विच कंट्रोल कंडक्ट बिटवीन टू स्टेट्स, प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड रिजॉल्व द डिस्ट्रीब्यूट्स। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के रिलेशंस में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, लड़ाई हो या डिस्ट्रीब्यूट्स अराइज हो, उनकी प्रॉब्लम से, उनके डिस्ट्रीब्यूट से जो कानून डील करता है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉज। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी एज अ नेम ऑफ द बॉडीज ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स which are considered legally binded by civilized states in their intercourse with each other। जैसे कि सालमन कहता है अपने वर्ड्स में, अपनी डेफिनेशन में, कि वो रूल्स जिसमें सॉवरेन स्टेट एग्रीड हो जाती हैं एक दूसरे से डीलिंग करने के लिए, अपने डिस्ट्रीब्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, उनको कहते हैं इंटरनेशनल लॉज। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इंटरनेशनल लॉ में टू स्टेट्स का होना ज़रूरी होता है। And the second one is they never try to break it. In case of breakage, जो victim country होगी, मुतासरा जो मुमलिकत होगी, उसको राइट है कि जिसने रूल्स ब्रेक किए हैं उसको रेड लिस्ट कर दिया जाए। लेकिन अब जो लॉज हैं वो अप्लाई किए जाते हैं उन स्टेट्स पे जो कि मेंबर हैं यूएनओ की। अब इंटरनेशनल लॉ में टू काइंड्स हैं, जैसे कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है वो प्रिवेल करता है यूनिवर्सली ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो इन्फोर्स करवाया जाता है कुछ स्टेट्स पे। एंड द नेक्स्ट वन इज सिविल लॉज। द लॉज विच आर ऑल अबाउट द इश्यूज ऑफ लैंड्स एंड राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर नोन एज सिविल लॉज। यानी कि वो लॉज जिसमें स्टेट के मामलात को डील किया जाता है, हल किया जाता है। यानी विद इन स्टेट्स जो आपके मामलात हैं उनको आप कैसे रेगुलेट करेंगे, इसके क्या सुप्रीम डॉक्यूमेंट्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होंगे। और जो सिविल लॉज होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स में कॉडिफाइड होते हैं कि स्टेट को कैसे रन करवाया जाए। और जो सिविल लॉ है वो डील करता है तमाम लैंड के इश्यूज से और राइट ऑफ सिटीजन से। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सिविल लॉ है, सिविल लॉ ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? जो सिविल लॉ है वो एंशियंस रोम से ओरिजिनेट हुआ है, वेयर इट वाज कॉल्ड एज जस्ट सिविलाइज। एंड इसकी एक और काइंड है जिसको हम अपने वर्ड्स में कहते हैं सिविल लॉज, जो कि इसका अब नेम है। सो जो जस्ट सिविलाइज हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सिटीजन्स को और स्टेट को। इट शोज द राइट्स ऑफ सिविलियंस वेयर द स्टडी ऑफ स्टेट। सो इन सिंपल वर्ड्स जस्ट सिविलाइज कहा जाता है सिविल लॉज को, और जस्ट जेंटिनम्स कहा जाता है इंटरनेशनल लॉज को। और ये दोनों टर्म्स यूज़ होती थी पहले एंशियंस रोम में। जो जस्ट सिविलाइज
टर्म है ये यूज होती है सिटीजन्स के लिए, वहाँ के सिविलियंस के लिए और वहाँ की स्टेट के लिए। और जैसे कि जस्ट जेंटिनम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लॉज से, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं नॉन सिटीजन्स के लिए, यानी कि एक स्टेट में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनको हम लेकर आएंगे जस्ट सिविलाइज की कैटेगरी में, और जो आउट ऑफ स्टेट पर्सन्स हैं, सिटीजन्स हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जस्ट जेंटिनम से। तो जो जस्ट जेंटिनम है वो यूज किया जाता है नॉन सिटीजन्स के लिए। अकॉर्डिंग टू सालमंड, जो सिविल लॉ है उसको हम लॉ ऑफ स्टेट कह सकते हैं, लॉ ऑफ लैंड कह सकते हैं, लॉ ऑफ लॉयर्स कह सकते हैं, या फिर लॉ ऑफ कोर्ट्स भी कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद अदर्स। दिस वीडियो इज होपफुली हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू राइट इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।